गांव में दो भाई रहते थे, श्यामलाल और रामलाल। रामलाल की शादी हो चुकी थी और आज रामलाल अपने भाई श्यामलाल और माँ रोहिणी से मिलने घर आया था। अरे रामलाल बेटा, तू आ गया। कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? माँ, सब बढ़िया है, लेकिन एक जरूरी बात करने आया हूँ। अब समय आ गया है कि हम दोनों भाई अपना अपना हक ले लें। मेरा मतलब है, माँ, बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? लेकिन भैया, इका कौन जरूरत बाय? देखो, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि खेत और जमीन का एक साफ हिसाब हो जाए। हाँ बेटा, अब तो तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन सच कहूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके लिए एक सुझाव और है मेरे पास। कैसन सुझाव भाई, बतावा? हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम और माँ मुझे सारी जमीन दे दो। उसे बेचकर मैं शहर जाकर एक खाने का व्यापार शुरू करूंगा और गांव में पैसे भेजता रहूंगा। 1 साल बाद तुम दोनों को भी अपने साथ बुला लूंगा। ठीक है बेटा, अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं राजी हूँ। अगले दिन सभी प्रधान जी के घर जाते हैं और कागजों पर हस्ताक्षर करके सारा खेत और जमीन रामलाल के नाम कर देते हैं। इसके बाद रामलाल अपनी पत्नी के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। माई, भैया के तो 2 महीना से कोनो खते नहीं खियाइल, ना ही कोनो खबर आइल बा। पता नहीं बेटा, तू ऐसा कर, प्रधान जी से जाकर एक बार पता कर, वो आज ही शहर से लौटे हैं। श्यामलाल प्रधान जी के घर जाता है। प्रधान जी, हम और माई काफी चिंता में बानी जा। रउआ तो शहर से लौटल बानी ना, हमरा के बताई भैया कैसन बाड़े? श्यामलाल, तुम्हारा भाई तो अब काफी अच्छा कमा रहा है वहां। अच्छा? लेकिन जब मैं मिलने गया तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। काफी कहने पर उसने बस इतना कहा कि उस गांव से अब उसका कोई वास्ता नहीं है, मैं और मेरी पत्नी यहीं रहेंगे। और उसने आखिर में मुझे 4000 रुपए दिए और कहा कि ये श्यामलाल के खेत के दाम हैं। वैसे भी उस खेत से इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलता। उसने ये भी कहा कि अब और पैसे भेजने का उसका कोई इरादा नहीं है। श्यामलाल प्रधान जी के दिए हुए पैसे लेकर बेहद दुखी मन से घर लौटने लगता है। श्यामलाल दुखी मन से चलता चलता एक पेड़ के पास पहुंचा और उदास होकर खुद से बड़बड़ाया। अब हम माई के कैसे बताई कि भैया इतना कड़ुआ बात कह दिले बाड़न? ना ना, माई तो टूट जाई, हम ऐसा नहीं कर सकत। एक अमीर व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी पर एक बड़ा तंदूर लेकर आता है। भाई, क्या बात है? यूं उदास क्यों बैठे हो? श्यामलाल, जो पहले से ही बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसे भी किसी की तलाश थी जिसे वो अपना दुख बता सके। उसने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। भाई, मैं तो दूसरे गांव का हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक बड़ी आफत में फंसा था। उस समय इस तंदूर ने मेरा साथ दिया था, जो मैं इस बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। मैंने इसे अपने पास रखा है क्योंकि इसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। अगर तुम चाहो तो इसे मुझसे खरीद सकते हो, क्योंकि ये तंदूर मुझसे ज्यादा तुम्हारे काम आएगा। पर हमरा लगे इतना पैसा नहीं के बड़का भैया कि हम ही खरीद सके। हमरा लगे तो बस ये 4000 रुपया बा भैया। अगर रउआ ठीक लगे तो एकरा बदले हमरा के दे दी। बस 2000 रुपए दे दो और बाकी के 2000 इस तंदूर से कोई व्यापार शुरू करने में लगाओ। ये कहकर वो व्यक्ति श्यामलाल को तंदूर सौंपकर वहां से चला गया। तंदूर को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। श्यामलाल तंदूर लेकर घर आ गया और उसकी माँ रोहिणी ने पूछा, लाल, तू ये क्या उठा लाया है? माई, ये बड़का भैया भेजले बाड़न और हमरा के संदेशा भेजले बाड़न कि एकरा से हम एगो नया व्यापार शुरू करी। अच्छा, रामलाल ने भेजा है? कैसा है वो? अरे भैया तो शहर में बहुत पैसा छाप रहल बाड़न।
अब कोनो तकलीफ नहीं खे। श्यामलाल ने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि रामलाल ने गांव से रिश्ता तोड़ लिया है, बल्कि उसने अपनी माँ का मन रखने के लिए ये सफेद झूठ कहा। अच्छा है बेटा कि तेरा भाई खुश है, लेकिन अब इस तंदूर का क्या करेंगे? अरे माई, ई तंदूर से हम नया दुकान खोलब, तंदूरी लिट्टी चोखा। वो कैसे? माई, ई तंदूर में हम लिट्टी भी बना लेब और बैगन आलू भी सीख में डाल के एमे सेक लेब और फिर चोखा बना के लिट्टी के साथ बेचब। रोहिणी ये सुनकर बहुत खुश हुई और श्यामलाल, जो अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने भाई के बारे में झूठ बोलकर उनका मन खुश कर दिया। अगले दिन श्यामलाल ने बाजार में एक ठेले पर तंदूरी लिट्टी चोखा लगा रखा था और बगल में तंदूर पर लिट्टी पकने रखी थी। दुकान पर अब तक कोई नहीं आया था, पर तंदूरी लिट्टी की महक बाजार में फैल चुकी थी। अरे भाई श्यामलाल, ये क्या है? ये तंदूरी रोटी है क्या? और ये इतनी छोटी क्यों है? अरे ये कोनो रोटी नहीं खे, ये लिट्टी है, वो तंदूरी। खा के तो देखी, हमार ई तंदूरी लिट्टी चोखा। लुगाई के हाथ के खाना भुला जाए प्रधान जी। श्यामलाल ने प्रधान जी को एक प्लेट में लिट्टी चोखा दिया। प्रधान जी ने जैसे ही एक कौर लिया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। का भइल प्रधान जी, अच्छा ना लगल का? अच्छा, इससे अच्छी लिट्टी चोखा तो मैंने आज तक नहीं खाई। बरखुरदार, वाह क्या बात है! इतना बढ़िया व्यंजन, अब रोज सुबह नाश्ता तो यही करूंगा। प्रधान जी की तारीफ सुनकर और लिट्टी की महक से खींचकर आसपास के लोग भी ठेले के पास आने लगे। श्यामलाल ने सभी को लिट्टी चोखा परोसा और देखते ही देखते सारी लिट्टी खत्म हो गई और लोग वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। अरे श्यामलाल बेटा, हमारे लिए कुछ बचा भी है या सब बांट दिया? माफ करिए मौसी जी, पर आज तक सारा लिट्टी समाप्त हो गई बा। बेटा कल और लगाना, पूरे गांव में तेरी लिट्टी की ही बातें हो रही हैं, हमें भी खाना है। ठीक बा मौसी जी, काल आई तो सही, रउआ लिट्टी जरूर मिल जाई। इसके बाद श्यामलाल घर गया और अपनी माँ को दिखाया कि आज पहले ही दिन उसने 2000 रुपए कमाए हैं। बेटा, ये तो तूने 3 घंटे में अच्छे पैसे कमा लिए। कल से और सामग्री भर ले और मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तेरा हाथ बटाने के लिए, और प्रधान जी से तेरे भाई के बारे में भी पूछ लूंगी। अरे माई, तू काहे परेशान होता रू, और भैया के बारे में तो हम तारा के खबर देत रहब। 2 महीने बीत गए थे और श्यामलाल का ठेला अब दुकान में बदल गया था। उसका छोटा सा घर अब एक अच्छे से मकान में बदल चुका था। माई, हम दुकान खातिर निकला तनी, और हाँ, बड़का भैया के हालचाल बढ़िया बा, प्रधान जी खबर देले रहलन। ठीक है बेटा, मैं भी आज बाजार आऊंगी, शायद फिर तेरी मदद करने। ठीक बा माई, जब तो हर मन करे आ जाइए। श्यामलाल वहां से निकल गया। तभी रामलाल उसके घर आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था और वो शर्म से बोला, माँ। रामलाल बेटा, तू ही है ना? 1 वर्ष से ऊपर हो गया तो घर नहीं आ पाया, और ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? कुछ नहीं माँ, बस हाल चाल पूछने आया हूँ। वैसे माँ, ये अपना घर मकान में कैसे बदल गया? बेटा, ये सब तेरे भेजे हुए तंदूर की ही करामात है। मैंने तो कोई तंदूर नहीं भेजा था। माँ ये क्या कह रही है? तूने ही भेजा था ना? हाँ माँ, मैंने ही कहा था श्यामलाल से। अब तो सच कह दे, तूने तो अपने भाई से पहले ही मुंह मोड़ लिया था, पर वो तेरा सच्चा भाई निकला। उसने तेरी हर कमी को छुपाया और अब तुझमें इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी माँ के सामने सच बोल सके। माफ करना माँ, मैं वो दिक्कत में फंस गया था माँ। मुझे और कोई सहारा नहीं मिला तो मैं यहाँ आ गया। जा जा अब तू यहाँ से, तेरा तो वैसे भी इस गांव और हमसे कोई वास्ता नहीं रहा। श्यामलाल अपनी दुकान पर था, तभी वहां दामिनी मौसी और प्रधान जी आपस में बात करते हुए आए।
का बात बा प्रधान जी और मौसी, रउआ दोनों इतना चिंता में काहे बानी? बेटा, मैं आज सुबह ही शहर से लौटा हूँ। बीच में एक दिन मैं तुम्हारे भाई की दुकान पर भी गया था। का भइल? भैया ठीक था बाड़न ना? बेटा, उसकी पत्नी रंभा और उसके घर वालों ने रामलाल का पूरा व्यापार हड़प लिया है। मैं भी अभी दूसरे गांव से ये खबर सुनकर आ रही हूँ। ई रउआ का कहा तनी मौसी? रामलाल ने सारा व्यापार अपनी बीवी के नाम से खोला था और जैसे ही व्यापार बढ़ा, रंभा ने उसे छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ मिलकर सब कुछ हड़प कर रामलाल को भगा दिया। और बड़का भैया वो ठीक था बाड़न ना? तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुम उसकी चिंता कर रहे हो? जौन बीत गई प्रधान जी, ऐसे बड़ा दंड और का होई हमरा भैया खातिर? मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। श्यामलाल दुकान बंद करके घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, पर मैंने तो रामलाल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। जा बेटा, उसे ले आ। श्यामलाल तुरंत रामलाल को ढूंढने के लिए भागा। गांव के उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां पहले उसे वो अमीर व्यक्ति मिला था। रामलाल वहीं सिर पकड़े बैठा था। भैया, रउआ हमरा साथे घर चली। मैं घर कैसे जाऊं पगले? किस मुंह से जाऊं वापस? अब तो माँ भी मुझसे गुस्सा है। मैं खुद को शीशे में भी नहीं देख सकता। भैया, हम तब माई के कबो बतेले ही नहीं की कि तू का कैले बड़ा, पर का है ना कि वो तब माई ही है ना, अपन बच्चा के झूठ जान जाले। हाँ भाई, सही कहा तुमने। भैया, तू वैसे ही बहुत दुख झेल ले बड़ा। अब घरे चला, हमनी के दोनों भाई मिल के दुकान चलावल जाई और माई के ख्याल रखल जाई। रामलाल और श्यामलाल खुश होकर अपने घर की ओर बढ़े। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, मेरे राम और श्याम, एक लिट्टी तो एक चोखा, तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हो। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के दोस्त होते हैं और तीनों में बहुत प्यार होता है। रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ये गुजारा चले। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस बारिश में तो हमारे घर की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर पर खाने की भी किल्लत होगी। बारिश में तो मेरा आधा घर ही ढह गया। मेरे माता पिता इस इंतजार में हैं कि मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर को वापस से बनवा लूंगा। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट गया था। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही और हमारा शहर जाना भी जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी होगी, पर बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तेरे हाथ में क्या है? तुझे ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। ये देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। क्या हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं? ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, रगड़ के देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सुरेश, मुकेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं?
सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी आंखों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते रहेंगे कि कुछ कहेंगे भी? हुकुम करिए, आपका हुकुम मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, पर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिन को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर उधार के पैसे से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी स्पेशलिटी तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट होती और लोगों को बहुत पसंद आती। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम हमें अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन्न लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, पर मैं हमेशा आपको ये बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल था। उसके मालिक का नाम धीरज था। पहले धीरज का होटल अच्छा चलता था, लेकिन जब से रमेश, सुरेश और मुकेश ने अपना तंदूरी रोटी स्पेशल होटल खोला, तब से धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनके होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद है? अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। धीरज रमेश, सुरेश और मुकेश का सीक्रेट पता करने पीछे लग जाता है। वो एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाने लगता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लूंगा, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा ना मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, पर उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उसकी राख को वहीं पर गिराकर दौड़कर रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल में जाता है। बचाओ, बचाओ, आग, आग, बचाओ! रमेश, सुरेश और मुकेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, पर उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से ऐसी आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही? आग तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है। धीरज के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने का यही सबक होता है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है।
और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और उस चिराग को सुरेश ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।